नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन कुमार झा। वीएमसीटी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे शख्स जो खुद को बिना प्रचारित किए हुए एक बेहतर प्रयास लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, पत्रकार के रूप में और सामाजिक तो पूछिए ही मत, बेबाकी सच में मेरे आदर्श हैं ये। और बचपन से ही इनको पढ़ता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ। आज ये पुस्तक देख रहे हैं, जयमंगला गढ़ का इतिहास और अध्यात्म। हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, महेश भारती। अनेकों रचनाएं, संवेदनशील आदमी का सपना, काली कमाई, हंसो दर्द में, मतलब दर्द में भी हंसना सीखो, तो मैंने इनसे सीखा है। संवेदना के स्वर, हरसाई एक इतिहास, ऐसे कई बुक इनके माध्यम से लिखी गई है। और अभी भी इस पड़ाव में आने के बाद भी लिखना नहीं छोड़े हैं। तो आइए सीधे मिलाते हैं हम आपको महेश भारती सर से। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महेश सर ये पुस्तकें मुझे भेंट की हैं, संवेदना के स्वर, कावड़ टाइम्स, कावड़ टाल, जयमंगला गढ़ का इतिहास और असभ्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और सर का संक्षिप्त में परिचय जानना चाहेंगे, सर के ही जुबानी। सर, अपने विषय में बताएं दर्शकों को, हमारे दर्शकों को। मैं महेश भारती। आज जब मुझे बखरी आने का मौका लगा तो हमारे पुराने परिचित मित्र डॉक्टर रमन झा, जो बखरी के एक सांस्कृतिक पुरुष हैं और अभी चिकित्सा पेशा के साथ ये सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और साहित्य कला अनुरागी हैं। इन्होंने हमेशा साहित्य और कला को संरक्षित किया है और अभी भी ये अपने क्षेत्र में चिकित्सा सेवा देते हुए साहित्य और कला। अभी मैं इनके रूम में आया तो मिथिला पेंटिंग्स की चीज़ें देखी और खास तौर पर गरीबों के बीच इन्हें काम करना, उनके बच्चों को शिक्षित करना, आयुर्वेद की पद्धतियों का अध्ययन करना और लोगों को उसका फायदा बताना, पर्यावरण पर काम करना, इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जब मैं आज इनके यहाँ आया एक साहित्य लेखक के तौर पर, तो सबसे मुझे आश्चर्य हुआ कि एक स्टूडियो बनाए हुए हैं अपने आवास स्थल में और इनका स्टूडियो मुझे यहाँ तक खींच लाया और आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। कुछ इनके सवाल हैं और कुछ हम लोगों की बातचीत होगी, आप सुने। सर, बचपन से ही हम अपने पिताजी के साथ जाया करते थे कावड़ झील, रामसर साइट में दर्ज है। जयमंगला माता पे कई पुस्तकें और बहुत समय देके एक एक चीज़ों पे आपने बारीकी से काम किया है। तो कुछ पुस्तकों पे हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को रुझान, जो आप जो लेखनी करते हैं वो किस तरह की लेखनी, उससे हमारे समाज को क्यों ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, हमारे अतीत को लेके क्या क्या चीज़ें हैं पुस्तकें में, थोड़ा सा डिटेल बताएं। देखिए, आज रमन जी, पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण घट रहा है और मोबाइल के इस युग में लोगों के जहां उत्सुकता मोबाइल या उससे जुड़ी हुई फेसबुक, यूट्यूब या और चीज़ों में है, तो मैं किताबों की रचना कर रहा हूँ। मेरी लगभग 15 किताबें छप चुकी हैं और अभी 4-5 प्रेस में हैं। तो 20 किताबों को लिखने के बाद मुझे लगा कि आखिर लेखन की क्षमता या लेखन की जो संवेदनशीलता है वह एक मनुष्य को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेखक का
शील होना और संवेदनशीलता के साथ किसी रचना को लिखना, समझना और उससे दो चार होना, बिल्कुल। समाज से जोड़ करके अपने को रखना और आज के सांस्कृतिक माहौल में अपने को फिट रखना, यह एक लेखकीय दायित्व बन जाता है। मेरे इलाके में जयमंगलागढ़ एक स्थान है जो ईसा पूर्व का स्थान है, जहाँ जयमंगला देवी का मंदिर है और भारत के शक्ति पीठ और सिद्ध पीठों में उसकी गिनती होती है। जयमंगला देवी का यह मंदिर लगभग बुद्ध काल से पहले का है। कहा जाता है कि सती का बायां स्कंध यहाँ गिरा था और उससे धक्कार की उत्पत्ति हुई थी, तो इस वजह से वहाँ गंधर्वों ने सिद्धि पाई थी। तो सती के सबका बायां कंधा गिरने से वह शक्तिपीठ हो गया और गंधर्वों ने वहाँ सिद्धि पाई, इसलिए सिद्धपीठ हो गया। तो इस तरह से वहाँ सिद्धपीठ और शक्तिपीठ हुआ, दोनों है। तो बचपन से मैं उस स्थान पर जाया करता था, लेकिन उसका कोई लिखित इतिहास बहुत हद तक नहीं था। मेरे मन में यह भाव जगा और मैंने सोचा कि इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जाए, और उसी संदर्भ में मैंने काफ़ी काम किया, उसके इतिहास को खंगाला और साहित्य और आध्यात्म को मिला करके अभी इस साल मेरी किताब आई है जयमंगलागढ़ का इतिहास और आध्यात्म, जिसमें मैंने ईसा पूर्व से लेकर के जयमंगलागढ़ कैसे बना और जयमंगलागढ़ का कैसे इतिहास बना, जयमंगला देवी का मंदिर कैसे बना और इतिहास और आध्यात्म उसका क्या महत्व है, उसकी पूरी विवेचना के साथ मैंने किताब लिखी है, जिसमें प्राग इतिहास से लेकर के और वर्तमान की उसकी क्या स्थिति है, वह कैसे पर्यटन, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में, या उसको चारों तरफ से घेरे हुए कांवड़ टाल है, जो अभी तो रामसर साइट भी हो गया है, जहां आपको नौका विहार सुविधा है, या एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताई जाती है। तो उन चीज़ों को लेकर के मेरी एक किताब आई, कांवड़ रामसर साइट, जो पिछले साल आई थी, और उस किताब में मैंने कांवड़ टाल के बारे में लिखा था। तो इस तरह के बेगूसराय जिले के एक हरसां उसके बगल में है, तो हरसां एक ऐतिहासिक तथ्य करके मेरी किताब पिछले वर्षों में आई थी। तो इतिहास और प्राग इतिहास से मुझे बड़ा प्रेम रहा है। हरसाई वो जो टीला टाइप है जयमंगलागढ़ के रास्ते में, उसका क्या इतिहास है? देखिए, असल है क्या कि जब प्राचीन गढ़ लोग बनाते थे तो सुरक्षा के लिए उसको बाहर से सुरक्षित रखने के लिए बड़ी व्यवस्था की जाती है। ऐसे कहा जाता है कि वो बौद्ध स्तूप है, और जब बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया तो उनके अस्थि कलश को 8 भागों में बांटा गया। तो एक भाग जो है उसको यहीं ला करके गाड़ा गया, उस पर स्तूप बनाए गए। तो 4 स्तूप का अभी थोड़ा सा विध्वंस हो गया है, लेकिन 4 स्तूप के चिन्ह वहाँ अभी भी मौजूद हैं। तो हरसाई के ये स्तूप बौद्ध स्तूप कहे जाते हैं और काफ़ी पुराने माने जाते हैं। अब तो उसको काट करके बर्बाद कर दिया गया, उसके संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, और अधिकांश, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि बौद्ध का अस्थि कलश यहाँ गाड़ा गया था, जो कुशीनगर में जब वो मरे तो यहाँ से ला करके, और उस समय इस इलाके में जो बुल्ली लोग थे, जो बसते थे जो जयमंगलागढ़ में, उन लोगों ने यहाँ स्तूप बनवाया था। बाद में मौर्यों का काल में, गुप्तों के काल में और पाल राजाओं के काल में इसका काफ़ी विकास रहा। जयमंगलागढ़ एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल बना रहा। बाद में यह स्थान वीरान हो गया और अंग्रेजों के समय में आकर के यह जंगल हो गया। अभी बिहार सरकार उसको फिर पुनर्जीवित करके उसके नए उत्थान में लगी हुई है, और मैंने पूरे इतिहास को समेट करके यह किताब लिखी है। ये बुक आपको भी पढ़नी चाहिए, और लोग अपने अतीत से, बिना अतीत से जुड़े, अतीत की जानकारी नहीं मिल सकती, वो पुस्तक से ही मिल सकती है। आज लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये पुस्तक जो ज्ञान और अतीत को संजोने का संस्कार जो मिलता है, ये पुस्तक से मिलती है। पुस्तक से कभी अपने जनरेशन को अलग नहीं होना चाहिए। आज कुछ खास अवसर है, मुझे पता चला कि कुछ खास अवसर, और श्री बाबू के जयंती पे आप उधर से पुण्यतिथि श्री बाबू के पुण्यतिथि पे आए, और श्री बाबू को कौन नहीं जानते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, और उससे पहले एक बेहतरीन इंसान। हम भी उनके घर गए थे, और उनके घर सच में मतलब रूह कांप उठता है कि कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकता है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बेगूसराय को क्या क्या नहीं दिए।
और हाँ, उस इतिहास में महेश सर बताएंगे डिटेल कि श्री बाबू की देन और वर्तमान में श्री बाबू को जिंदा रखने का कारण हम लोग जो एक मुहिम के रूप में काम कर रहे हैं, उनके जो संयोजक हैं जिनकी वजह से आज आप हमारे साथ हैं, तो उस इतिहास पे भी आप बहुत काम किए हैं, बहुत सुने हैं कि आप उस पर भी कुछ स्पेशल दो किताबें जिसकी मैंने पीछे चर्चा की, हर्षा एक ऐतिहासिक तत्व बेगूसराय जिले के इतिहास पर और मंझौल अनुमंडल क्षेत्र के इतिहास पर वह किताब संग्रहित है। और जब मैं एक किताब पर काम करता नील से नील्हे, तो उस संदर्भ में भी कि नील कोठियों के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी का महात्मा गांधी का आंदोलन चला, तो उस संदर्भ में भी उसकी चर्चा आई। तो बेगूसराय जिले में अंग्रेजों के जो कानून के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, वह आंदोलन गढ़पुरा का नमक सत्याग्रह आंदोलन था, जो 1930 ईस्वी में हुआ। जब महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून भंग करने का निश्चय किया था, तो बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने भी नमक कानून भंग करने की बात सोची और बिहार के कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि इसको गांव में किया जाए। तो उस समय नुनिया मिट्टी से नुनिया जाति के लोग बनाते थे नमक, तो हुआ कि उनके सहयोग से नमक कानून भंग किया जाए। इसके लिए पहले मुंगेर जिला का चयन किया उन्होंने, और उस समय मुंगेर जिला के अंदर बेगूसराय अनुमंडल क्षेत्र भी था। तो बेगूसराय अनुमंडल क्षेत्र में उन्होंने गढ़पुरा का चयन किया। 21 अप्रैल 1930 को उन्होंने गढ़पुरा में नमक कानून भंग करने के लिए आंदोलन शुरू किया, और उसके लिए वो 17 अप्रैल को मुंगेर से चले पैदल, गंगा पार करके पैदल उन्होंने सत्याग्रहियों के साथ यात्रा शुरू की। पहले दिन उनका पड़ाव बेगूसराय में हुआ पैदल चलते हुए, दूसरे दिन उनका पड़ाव मोहनपुर में हुआ, तीसरे दिन उनका पड़ाव मंझौल में हुआ, और चौथे दिन उनका पड़ाव सकरा में हुआ। और जब वो वहां थे तो तब तक यहाँ नमक बनाने के लिए जो स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने दुर्गा गाछी गढ़पुरा का तय किया था, और उस दुर्गा गाछी में हजारों की भीड़ जुट गई। और बेगूसराय के जो एसडीओ थे उस समय, वो बखरी के डाक बंगला में आकर ठहरे हुए थे उस आंदोलन को कुचलने के लिए या उसको देखने के लिए। और चेरिया बरियारपुर का जो थानेदार था, वह सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ था। तो जब हजारों लोगों की भीड़ देखी तो लगा कि भाई सिपाही 11 हैं और हम ये तो हजारों की संख्या में, हम इनको कैसे आंदोलन को रोक सकते हैं, या इनको कैसे मनाया जा सकता है, कोई बवाल खड़ा हो जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। तो उसने अपने एसडीओ को आकर कहा कि भाई वहां श्री बाबू ने हजारों की भीड़ इकट्ठा कर ली है और बलवा खड़ा हो सकता है। तो एसडीओ ने कहा कि मिस्टर सिन्हा, यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने लिखकर दिया है कि 11 आदमी ही सत्याग्रह करेंगे। और एसडीओ ने कहा कि मिस्टर सिन्हा ने तो 11 आदमी की लिस्ट दी है, फिर हजारों लोग वहां क्या करेंगे, जाके पूछो उनसे कि इतनी भीड़ क्यों जुटा लिया है। और जब दारोगा जो उस समय था चेरिया बरियारपुर थाने का, जब उनसे पूछने गया तो उस समय बखरी थाना नहीं बना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो लिस्ट मैंने एसडीओ साहब को दी है उतने ही लोग नमक बनाएंगे, उतने ही लोग कानून भंग करेंगे और उतने ही लोग सत्याग्रह करेंगे। तो उन्होंने कहा ये हजारों की भीड़ है, शेष लोग क्या करेंगे? कहा शेष लोग तमाशबीन हैं, तमाशा देखेंगे और एक भी लोग ईंटा पत्थर नहीं चलाएंगे, सिर्फ नारे लगाएंगे। और श्री बाबू ने नमक बनाया, उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें ला करके यहाँ बखरी के डाक बंगला में रखा गया। तो उस दारोगा ने कहा एसडीओ को कि सर उन्होंने तो कहा 11 आदमी को ही लेकर बनाएंगे नमक। तो उसने कहा एसडीओ ने कि गांधी का चेला है, झूठ नहीं बोलेगा। तो एक अंग्रेज अधिकारी को भी, एसडीओ को भी यह पूर्ण विश्वास था कि गांधी सत्य की राजनीति करते हैं, सही की राजनीति करते हैं। तो श्री बाबू ने सत्य और सही की राजनीति की, और आज श्री बाबू की पुण्यतिथि है 31 जनवरी को। 31 जनवरी 1961 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो गढ़पुरा में उस नमक सत्याग्रह स्थल पर एक गढ़पुरा नमक
सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति बनी हुई है, जिसके राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार जी हैं। हर साल उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उस नमक सत्याग्रह की यात्रा के संदर्भ में, उस यात्रा की यादगारी में, उस यात्रा की स्मृति में मुंगेर से लेकर गढ़पुरा तक पैदल सत्याग्रहों की यात्रा करवाते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं। और उस स्थल का इधर विकास भी हुआ है, वहाँ एक स्मृति भवन भी बना है, और हर साल उनके जन्म दिवस पर और मृत्यु दिवस पर 21 अक्टूबर उनका जन्म जयंती दिवस है और 31 जनवरी उनका मृत्यु दिवस, और 17 से 21 अप्रैल तक ये गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति हर साल इस 3 अवसरों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है। और इस बार भी आज वहाँ अच्छा कार्यक्रम हुआ राजीव कुमार जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने श्री बाबू को बड़ी शिद्दत के साथ याद किया, उनके कार्यक्रमों को, उनके योगदानों को। खास तौर पर बिहार में जब वो मुख्यमंत्री बने तो जितना भी आधारभूत संरचना का उद्योग है, आधारभूत संरचना का काम है, वह डॉक्टर सी.के. सिंह की देन है, जिस पर बिहार का अभी भी आधारभूत काम चल रहा है। और कई सुधार के काम उन्होंने किया, कई पुल बनाए और कई कृषि, और बेगूसराय में खास तौर पर, जबकि यहाँ तेल का कहीं कोई स्कोप नहीं था, उन्होंने यहाँ तेल साफ करने का कारखाना असम से तेल ला करके शुरू करवाया, और बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना कराया। कोयला नहीं था, कोयला से बिजली बनाने का कारखाना बरौनी में खुलवाया, जबकि सैकड़ों किलोमीटर दूर से कोयला रेल से मंगा करके उस कारखाना को चलाया गया। इसी तरह किसानों के हित में फर्टिलाइजर का कारखाना था बेगूसराय में। सबसे बड़ी बात कि सिमरिया में गंगा पर पुल बनवाने का काम, वो भी 3.5 वर्ष में 1959 में उन्होंने 1 अप्रैल 1959 का उसका उद्घाटन हुआ। एक बड़ा पुल बनवाया, रेल और सड़क पुल सा, जो एशिया गंगा का बने सबसे पहला ब्रिज एक तरह से कहिए, हावड़ा और हरिद्वार के बीच में पहला पुल था इस तरह का। तो इस तरह बेगूसराय तो उनका ऋणी है, और उसी ऋणी की यादगार, उनके ऋण को उतारने के लिए राजीव जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हर साल उनके नेतृत्व में हम लोग भी जाते हैं, हमारे जैसे लेखक भी वहाँ पहुँचते हैं और उस आंदोलन को गति देते हैं। तो इस तरह से श्री बाबू का बेगूसराय के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान है, और इस पर भी मैंने कई रचनाएं की हैं, और एक विस्तृत योजना भी है इस पर किताब छापने की। बेगूसराय और श्री बाबू एक दूसरे के पूरक रहे हैं, और हमेशा विकास का जो उनका मॉडल रहा वह आज भी देह है, और आज उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग उनको नमन करके आए हैं, और आज आपके साथ बैठे हुए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बेगूसराय अगर जाना जाता है तो श्री बाबू, बिना उनके बेगूसराय को हम लोग डेवलपमेंट में नहीं जोड़ सकते हैं। कई चीज़ों के विषय में अभी महेश सर बताए हैं। बेगूसराय के इतिहास के विषय में जो इनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, और जितनी बारीकी से इन्होंने व्याख्या एक एक चीज़ पे नपा तुला हुआ, कहीं से कोई न शब्द चयन जो किए हैं शब्दों का वो बेहतरीन है। बेगूसराय इतिहास के विषय में अंत में, चूंकि अब देखिए अभी मैंने वो कावड़ टाले रामसर साहिब किताब लिखी है, और अभी मेरी एक किताब पर काम चल रही है कि बेगूसराय के भूमिहार इतिहास, समाज और संस्कृति। तो जब आप बेगूसराय के इतिहास को खंगालेंगे तो ईसा पूर्व में बेगूसराय जो जगह थी वह अंगुत्राब के नाम से जानता। अंग के उत्तर, आउ का अर्थ होता है पानी, अंग के उत्तर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। उस समय यहाँ इतनी नदियाँ थी कि गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, बैती, बलान, ये सारे नदियों का संगम स्थल था। अभी जमंगलागढ़ की जो मैंने चर्चा की, वहाँ 3 नदियाँ गंगा में मिलती थी, और जमंगलागढ़ तक गंगा नदी का विस्तार था। तो उत्तर से वहाँ बूढ़ी गंडक और बागमती आकर वहाँ मिलती थी, या चंद्रभागा नदी जिसको आप लोग कहते हैं, आपके गांव के बगल में ही है। और फिर उधर से बैती बलान आकर के बूढ़ी गंडक में मिलती थी, और उधर गंगा का पार्ट था। तो जमंगलागढ़ का जो टापू है वह उसी संदर्भ में विकसित हुआ, और उस समय ऊंचे स्थानों पर वास होता था। तो बेगूसराय में ऐसे कई ऊंचे स्थान आपको मिलेंगे जो प्राकृतिक, मैंने 2000 ईस्वी से पहले के हैं, ईसा पूर्व से आप उसको कह सकते हैं।
उसमें जमंगलागढ़ है, नौलागढ़ है, उधर आप आगे बढ़िएगा तो बड़ेपुरा है, फिर मंसूर चक का इलाका है, फिर इधर बखरी की तरफ आ जाइएगा तो इधर भी कई टीला हैं। मतलब बेगूसराय के हर प्रखंड में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक बातें हैं। एक मुंबई में एक मिले थे, हेरिटेज से रिलेटेड कुछ थे, वो बोल रहे थे कि बेगूसराय में 145 हेरिटेज साइट है। ठीक है, मतलब जान के बड़ा आश्चर्य लगा। आप जब टीलों का अध्ययन कीजिएगा तो वो लगभग ज्यादा की संख्या में हैं। अच्छा। जैसे भीठ में आपके यहाँ बगल में चमरडीहा है, एक जगह है, आप जानते होंगे, वहाँ आप गए होंगे। तो फिर आपको ये नावकोठी के नजदीक वहाँ बहुत प्रागैतिहासिक चीज मिला है उस डीह पर। अच्छा। पनहौसो डीह जो पहसारा से पूरब है। बागर डीह है। आप बूढ़ी गंडक नदी के किनारे दोनों तरफ जाइएगा, कोला कुसमहोत में जाइएगा तो कई जगह आपको टीला मिलेगा, जो बेगूसराय का सबसे प्रागैतिहासिक जगह है। तो नदियों के पानी के घिसकने और जंगलों के कटने के बाद से बेगूसराय का विकास हुआ। धीरे धीरे के यहाँ भर लोगों का साम्राज्य बना और फिर वहाँ से विकसित होते हुए फिर मिथिलांचल के इलाके से जो ब्राह्मण लोग थे वो इस इलाके में आए और एक नई सभ्यता का विकास हुआ, जो बाद में भूमिहार ब्राह्मण यहाँ कहलाए। जमीन पर अधिकार किया, जमीन को साफ करके यहाँ पर, और उनके अधिकांश को आप देखिएगा तो सब मिथिला की तरफ से आए। मधुबनी, सीतामढ़ी के इलाके से, मुजफ्फरपुर के इलाके से, सारे लोग का प्रवास उधर से आना है। तो अंग्रेजों ने इसको थोड़ा विकास किया। यहाँ नील की कोठियाँ भी बहुत बनी। जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो कई जगह नील की कोठियाँ थी। मंझौल में नील का कोठी था, हररख में नील की कोठी थी, सदानंदपुर में नील की कोठी थी, आगापुर नवटोल में नील की कोठी थी, ये दौलतपुर में नील की कोठी थी, फिर बछवाड़ा में नील की कोठी थी। तो इस तरह से करीब 8-10 बड़ी नील कोठियाँ और 15-17 छोटी नील कोठियाँ। आपके बगल में कमलपुर में नील की कोठी थी, नाव कोठी के नज़दीक कई नील कोठी थी। तो धीरे धीरे करके नील कोठियों के माध्यम से उन्होंने जमीन पर कब्जा किया और बेगूसराय के जितनी कीमती और वैल्यूएबल जमीन थी उस पर नील कोठी का कब्जा हो गया। तो उसके खिलाफ भी हम मूवमेंट चला और नील कोठी के खिलाफ लोगों ने एक संगठित आंदोलन शुरू किया। तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक, जब नील कोठियां थी, प्रशासनिक इकाई के लिए पहले यह क्षेत्र तिरहुत जिले के अंदर, यहाँ के जो परगने थे वो तिरहुत जिला के अंदर था। जब तिरहुत जिला से अलग करके यहाँ के कुछ परगनाओं को मिला करके इसको एक सब डिवीजन का दर्जा दिया गया और उसको मुंगेर जिला से जोड़ दिया गया 1870 के आसपास। और फिर वहाँ से जब यह अनुमंडल बन गया तो जितने उसका हेडक्वार्टर बलिया को बनाया गया। बाद के दिनों में उसका हेडक्वार्टर बेगूसराय को बनाया गया और वहाँ से सिर्फ धीरे धीरे इसका विकास हुआ और बेगूसराय अनुमंडल एक सुगठित रूप में सामने आया और 1870 से अभी तक यह अनुमंडल मुख्यालय। सर, बेगूसराय का इतना बड़ा इतिहास आपके माध्यम से जानने को मिला हेरिटेज साइट में, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों के विषय में पता चला है, फिर भी बेगूसराय को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। क्या वजह है? बेगूसराय हर मामले में, चाहे सांस्कृतिक, देखिए बेगूसराय पौरुष वाला जिला है। यहाँ के लोग सदैव से, जब भी कोई संघर्ष आप देखिएगा इतिहास में, तो बेगूसराय जिला का जो क्षेत्र अभी का है, यह क्षेत्र अंगुत्राब का क्षेत्र हो, जिस समय मौर्यों का काल था, गुप्तों के काल में भी, या जब मुस्लिम प्रभाव बढ़ा देश में और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश में संघर्ष शुरू किया, तो मंझौल में आप सतियारा चौक मिल जाएगा आपको, जहाँ सती मुस्लिम लोगों के खिलाफ लड़ते हुए जो शहीद हुए, तो उनकी बीवी, उनके जो पत्नी थी, वो उनके साथ सती हो गई, तो उसके याद में यहाँ सतियारा चौक भी है। तो ये एक लड़ाकू प्रवृत्ति, एक लड़ाकापन, एक वैचारिक संघर्ष की धरती रही है हमेशा से, इतिहास से, और आज भी वह कमोबेश है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में आप जब पढ़ेंगे तो मेघौल में बड़ा आंदोलन हुआ और कई लोग शहीद हुए। 1930 में बेगूसराय में कई लोग स्वतंत्रता आंदोलन भाग लेकर शहीद हुए।
इवन कि फिर स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के इतिहास, जब लोकतंत्र में हम लोग आ गए, और लोकतंत्र के इतिहास क्या है, तो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, जो दो क्रांतिकारी धारा थी, उसका भी इस जिले में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और कम्युनिस्टों ने काफ़ी क्रांति की, जमीन कब्जा करने का आंदोलन चलाया, विभिन्न नावकोठी एस्टेट के खिलाफ बड़ा मूवमेंट, या जगह जगह उन्होंने भूमि हड़पो आंदोलन चलाया, उसको सफलता मिली। कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ से कई विधायक हुए, सोशलिस्ट पार्टी के कई विधायक हुए। तो यह धरती अपने आप में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष की भूमि रही है, और हमेशा से यहाँ के लोग स्ट्रगल या संघर्ष में विश्वास रखें। तो सारी संघर्ष को करते हुए मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ, वह बेगूसराय में एक अदम्य साहस का है। और अभी आप देख सकते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा आयकर देने वाला यह जिला है, बिल्कुल। पटना के बाद जिलों में कहिए तो राजधानी पटना को छोड़ दें आप, तो सबसे ज़्यादा एक तरह से देने वाला यह। और यहाँ के कल कारखाने, उससे जो उपजा हुआ माहौल है, उससे काफ़ी लोगों ने धन भी कमाया, लोगों का औसत जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। और बेगूसराय एक नए सांस्कृतिक गौरव, आप वो सब छोड़ दीजिए, आप यहाँ शिक्षा के प्रसार, आज से 150 वर्ष पहले अंग्रेजों की गुलामी काल में जहाँ गुरु जी की पाठशाला चलती थी, उसके बाद आप जगह जगह देखिएगा, गांव गांव में मिडिल स्कूल खोला लोगों ने जमीन दान देकर, हाई स्कूल खोला जमीन दान, आपके यहाँ सकरपुरा में लोगों ने, मंझोल में लोगों ने दान देकर स्कूल खोला, बेगूसराय में जहाँ जाइए बीपी स्कूल, तमाम लोग जमीन दान देकर के स्कूल खोला, और सब लोगों के शिक्षा की व्यवस्था की। बाद के दिनों में कॉलेज खोलने की जब होड़ लगी, तो जीडी कॉलेज में मान लीजिए कि लोगों ने दान देकर के जमीन, विश्वनाथ सिंह शर्मा हो, मंझोल के सत्तो बाबू हो, उन्होंने उस समय 51,000 रुपया बैलगाड़ी पर जाकर के चांदी का रुपया दान किया उस कॉलेज के लिए। धर्म के नाम पे भी दूसरे दूसरे जिला में बेगूसराय के लोग जाके मंदिर बना रहे हैं। कई जगह देखे हैं, दरभंगा में, मधुबनी में, कि बेगूसराय के लोग जाके मंदिर बना रहे हैं। तो दूसरी कड़ी में हम लोग विस्तार से, क्योंकि ये सिर्फ झलक था, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे लाइब्रेरी हैं जो ज्ञान का भंडार है, शब्दों का, शब्दकोश का भंडार है, और जो लिखते हैं, जो बोलते हैं बेबाकी से, कभी अपने साथ स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। भूखे मर जाएंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरे एपिसोड में विस्तार से हम बताएंगे कि बेगूसराय क्या है, और बेगूसराय से, इनकी लिखी हुई किताब से बेगूसराय पे एक खास डॉक्यूमेंट्री भी हम सिटी परिवार की तरफ से, महेश सर के सहयोग के, हम लोगों ने प्लान कर लिया बातों बातों में कि हम लोग एक विस्तार से इनकी लिखी हुई पुस्तक पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे, और बेगूसराय को एक अलग दिशा देंगे कि बेगूसराय विश्व में नंबर 1 कैसे है, क्या क्या खास बात है। क्योंकि अभी आपको जो सुनने को मिला है हेरिटेज के रूप में, धर्म में, व्यक्तित्व के रूप में, मतलब ऐसा ऐसा चीज सुनने को मिला है जो हम लोग बेगूसराय को विश्व पटल पे ला सकते हैं, और ये तब संभव होगा जब आप हमारे साथ होंगे। तो फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे एपिसोड में हम विस्तार से सर के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।